आइए बेटा, आज हम लोग दूसरा अध्याय पढ़ेंगे। कक्षा 12 बायोलॉजी का दूसरा पाठ पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ का नाम क्या है? मानव जनन यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है कि मानव में कैसे होता है जनन, मानव में कैसे भ्रूण का विकास होता है, कैसे बच्चे की उत्पत्ति होती है, मानव में नर जनन तंत्र क्या होता है, मादा जनन तंत्र क्या होता है, सब पढ़ेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हमारी हेडिंग क्या है बेटा? पाठ का नाम क्या है? मानव जनन यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन कहेंगे इसको। यानी हमको ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ने से पहले एक चीज हमको ये याद होना चाहिए कि मानव में किस प्रकार का होता है जनन। मानव में किस प्रकार का होता है जनन? तो आपको पता है कि मानव में कौन सा जनन होता है? मानव में होता है लैंगिक जनन। मानव में क्या होता है? लैंगिक जनन होता है मानव में, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है मानव। क्यों करता है? क्योंकि मानव दो प्रकार के होते हैं। मानव कै प्रकार के हैं? दो प्रकार के। कैसे दो प्रकार के? नर अलग होते हैं और मादा अलग होती है। यानी मेल्स इसमें अलग होते हैं और फीमेल्स होती हैं अलग। ठीक, मेल फीमेल इसमें अलग होते हैं। यानी नर अलग लक्षण दिखाते हैं और मादा में अलग लक्षण दिखाई देते हैं। यानी कह सकते हैं कि इनमें नर और मादा क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। नर अलग होते हैं और मादा अलग होती हैं। जो नर होते हैं उनको मेल कहते हैं यानी पुरुष कहते हैं, और जो मादा होती है उनको क्या कहते हैं? स्त्री कहते हैं। ठीक है ना? तो क्या होता है कि आपको बताया गया है कि किसमें होता है लैंगिक जनन? जिसमें दो जनक होते हैं। इनमें क्या जनक दिख रहे हैं? एक जनक ये, एक जनक ये। जो लैंगिक प्रजनन होता है उसमें हमको दो जनक की आवश्यकता पड़ती है। यानी उसमें दो जनक रहेंगे, दो पेरेंट रहते हैं। तो यहाँ हमको क्या पेरेंट मिल रहे हैं? एक नर हमारा एक पेरेंट है और एक मादा पेरेंट है। अब यहाँ दो जनक हो जाएंगे और दोनों आपस में संलयन होकर क्या बनाएंगे? युग्मनज बनाएंगे। तो अभी आप क्या जाने कि मानव में किस प्रकार का जनन होता है? लैंगिक जनन होता है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। मानव दो प्रकार के होते हैं, नर और मादा। नर को मेल्स यानी पुरुष कहते हैं और मादा को फीमेल्स यानी स्त्री कहते हैं। ठीक है ना? बस ये भी पता है और आप ये भी जानते हो कि लैंगिक जनन में दो विपरीत जनक की आवश्यकता होती है। आपको ये पता है कि लैंगिक जनन में दो विपरीत जनक चाहिए। क्या चाहिए? दो विपरीत जनक चाहिए। तो यहाँ दो विपरीत जनक हैं, नर अलग हैं और मादा अलग हैं। ये भी जनक हैं, ये भी जनक हैं। ये मेल्स हैं, ये फीमेल्स हैं। दोनों विपरीत जनक हैं और ये इनको हमको कहाँ चाहिए? इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चाहिए। जब दो विपरीत जनक हों तो उनके बीच में क्या होता है? कौन सा जनन होता है उनके बीच में? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी लैंगिक जनन होता है। समझ रहे हैं ना? मनुष्य में नर और मादा अलग प्राणी होते हैं, इसीलिए मनुष्य क्या है? यूनिसेक्सुअल, एक लिंगी प्राणी माना जाता है। बात समझिए। मानव में नर अलग होता है, मादा अलग होती है। नर के लक्षण अलग हैं, मादा के लक्षण अलग हैं, यानी अलग अलग होते हैं। यानी नर अलग होता है, मादा अलग होती है और इनमें लिंग भी अलग अलग होंगे। तो क्या कहते हैं इनको हम लोग? इनको हम कहते हैं एक लिंगी प्राणी। मानो क्या होता है बेटा? एक लिंगी प्राणी है, यानी इसका मतलब यूनिसेक्सुअल। इसका मतलब क्या है बेटा? यूनिसेक्सुअल होता है। मानव कैसा प्राणी होता है? यूनिसेक्सुअल होता है, यानी एक लिंगी प्राणी है। नर के लिंग अलग हैं और मादा के लिंग अलग हैं, यानी ये अलग जनक है, ये अलग जनक है। यानी मानव में अलग अलग प्रकार के जनक होते हैं। नर अलग होता है, मादा अलग होती है। यानी मानव क्या है? एक लिंगी प्राणी होता है। द्विलिंगी नहीं होता, एक लिंगी होता है। द्विलिंगी प्राणी किसे कहते हैं? जिनमें दोनों लिंग पाए जाते हो। एक के प्राणी के अंदर दोनों लिंग पाए जाएंगे, लेकिन मानव में नर अलग होता है, इनका लिंग अलग होता है, मादा का लिंग अलग होता है। क्या कहते हैं इनको हम लोग? एक लिंगी प्राणी, यानी यूनिसेक्सुअल होता है मानव। ठीक जी। आइए बेटा आगे समझते हैं, कुछ आगे समझते हैं। इस पाठ को कैसे खत्म करना इसके बारे में पहले समझते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे खत्म करना। सबसे पहले क्या होता है बेटा? सबसे पहले यहां देखते हैं नर, और यहां क्या रहता है? मादा। नर और मादा ये अलग प्राणी है, ये अलग प्राणी है। तो कह रहे हैं इनको क्या बोलते हैं हम लोग? इनको बोलते हैं हम लोग मेल। इन्हें क्या बोलते हैं?
फीमेल्स कहते हैं। नर में क्या बनता है? नर जननांग, नर जननांग होता है। और मादा में क्या बनता है? मादा जननांग। बात समझिए, कह रहे हैं नर यानी मेल में कौन से अंग पाए जाते हैं? नर जननांग पाए जाते हैं, यानी इनके सारे अंग कैसे रहेंगे? नर जननांग वाले रहेंगे। और मादा में कौन से अंग पाए जाते हैं? मादा जननांग पाए जाते हैं। जननांग क्या होते हैं? जो अंग जनन में सहायता करें, जो अंग जनन में सहायता करते हैं, क्या कहते हैं उनको? हम लोग जननांग कहते हैं। क्या होता है जननांग? जो अंग जनन में सहायता करें उनको हम जननांग कहते हैं। आगे बढ़िए, तो नर में नर जननांग बनता है, मादा में मादा जननांग बनता है। अब नर का नर जननांग क्या होगा? विसरण होता है। नर जननांग क्या होता है? विसरण होता है। और मादा जननांग क्या होता है? अंडाशय होता है, अंडाशय। क्या कहते हैं इसको हम लोग? ओवरी कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं? टेस्टिस। ठीक, कहेंगे नर जननांग क्या होता है? विसरण होता है। मादा जननांग क्या होता है? अंडाशय होता है। अब विसरण में क्या बनता है? विसरण में बनता है बेटा नर युग्मक। क्या बनता है विसरण में? नर युग्मक, यानी इसको क्या बोलेंगे? मेल गैमिट, मेल गैमिट। इसमें क्या बनता है? मादा युग्मक। क्या कहते हैं मादा युग्मक को? फीमेल गैमिट, फीमेल गैमिट। क्या होगा बेटा नर का नर युग्मक? स्पर्म होगा, स्पर्म। और मादा का क्या होगा बेटा? ओबम, ओबम होगा। ठीक, यानी इसे क्या कहते हैं हम लोग? इसको हम लोग कह सकते हैं अंडाणु। और इसे क्या कह सकते हैं हम लोग? शुक्राणु। ठीक, कह रहे हैं कि जो विसरण है, टेस्टिस है, इसमें क्या बनते हैं? नर युग्मक बनते हैं। नर युग्मक का क्या होता है? शुक्राणु होता है पुरुष का। जो मेल का नर युग्मक क्या होता है? शुक्राणु यानी स्पर्म होता है। और मादा का फीमेल, मादा का मतलब मादा युग्मक क्या होता है? अंडाणु यानी ओवम होता है। इसे ओवा भी कहते हैं। ठीक है ना, आप समझ पा रहे होंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि स्पर्म शुक्राणु कहाँ बनते हैं? विसरण में बनते हैं। अगर कोई पूछे कि अंडाणु कहाँ बनते हैं, क्या बताएंगे? अंडाशय में बनते हैं, ओवरी में बनते हैं। ठीक है ना, क्या इतना आप समझ पाए? एक बार फिर से देखिए, नर यानी मेल में कहेंगे जो मानव होता है दो प्रकार का होता है। मानव दो प्रकार का, एक नर होता है, एक मादा होता है। नर में क्या बनता है? नर जननांग बनता है। और मादा में क्या बनता है? मादा जननांग बनता है। नर जननांग क्या होता है? विसरण यानी टेस्टिस होता है। और इसमें क्या बनते हैं? नर युग्मक का विकास होता है। और नर युग्मक को क्या कहते हैं हम लोग? शुक्राणु कहते हैं। इसको स्पर्म कहा जाता है। कहाँ बनता है शुक्राणु? विसरण में बनता है। मादा यानी फीमेल्स में क्या होता है? मादा जननांग बनता है। और क्या होता है मादा जननांग? अंडाशय यानी ओवरी होता है। और ओवरी यानी अंडाशय में क्या बनता है? मादा युग्मक यानी फीमेल गैमिट। और मादा युग्मक क्या होता है? अंडाणु यानी ओवम होता है। ओवम कहाँ बनता है? अंडाशय में बनता है। बस, अब इसके बाद क्या होता है? और एक चीज जानिए कि शुक्राणु के बनने की प्रक्रिया क्या होती है। यहां देखिए, शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया, प्रक्रिया क्या होती है? क्या बोलते हैं बेटा इसको हम लोग? शुक्र जनन, शुक्र जनन बोलते हैं। यानी स्पर्मैटोजेनेसिस, स्पर्मैटोजेनेसिस कहते हैं। शुक्राणु यानी नर युग्मक, शुक्राणु कहाँ बनते हैं? विसरण में। तो विसरण में एक क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? शुक्र जनन क्रिया, जिसके माध्यम से क्या बनते हैं? शुक्राणु बनते हैं। यानी स्पर्मैटोजेनेसिस के माध्यम से स्पर्म का निर्माण होता है। और ये स्पर्मैटोजेनेसिस कहाँ होता है? पुरुष के यानी मेल्स के विसरण यानी टेस्टिस में होता है। यानी पुरुष के टेस्टिस में, विसरण में कौन सी क्रिया होती है? शुक्र जनन क्रिया, यानी स्पर्मैटोजेनेसिस होती है। और इसमें क्या बनते हैं? शुक्राणुओं का निर्माण होता है। यानी शुक्राणु स्पर्म बनते हैं इस क्रिया के माध्यम से। कह रहे अंडाणुओं का निर्माण कौन सी क्रिया के द्वारा होता है? तो अंडाणु किस क्रिया से बनते हैं? अंडाणु का निर्माण
की क्रिया क्या होती है। इसे क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे अंडजनन। अंडजनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अंडजनन। यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऊजेनेसिस। ऊजेनेसिस कहते हैं। कहेंगे कि अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया को, क्रिया को क्या कहते हैं, अंडजनन यानी ऊजेनेसिस कहते हैं। यानी जो ऊजेनेसिस होता है वो मादा के कहाँ होता है, अंडाशय के अंदर एक क्रिया होती है ऊजेनेसिस यानी अंडजनन, जिससे क्या बनते हैं मादाओं के अंडाशय में, अंडाणु बनते हैं। जो मादा का अंडाशय होता है इसमें होता है ऊजेनेसिस की क्रिया, यानी अंडजनन की क्रिया होती है, जिससे अंडाशय में क्या बनते हैं, अंडाणु यानी मादा युग्म बनते हैं। यानी अभी आपने क्या देखा कि, क्या देखा आपने कि शुक्राणु के निर्माण की क्रिया को क्या कहा जाता है, शुक्रजनन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है और इसके माध्यम से क्या बनते हैं, विसरण में शुक्राणु का निर्माण हो जाता है। और अंडाणु का निर्माण क्या कहते हैं हम लोग, अंडजनन यानी ऊजेनेसिस कहते हैं। बस इसको मिटा दीजिए। अब आगे बढ़िए, थोड़ा आगे कह रहे हैं कि शुक्राणु, शुक्राणु यानी स्पर्म, स्पर्म और क्या है, अंडाणु यानी ओवम। ठीक, बात समझिए। शुक्राणु क्या है, ये क्या है बेटा, नर युग्मक है और ये क्या है, मादा युग्मक है। ठीक, मतलब यहां देखिए सिस्टम समझिए, यहां की जो टॉपिक दोनों है शुक्राणु, स्पर्म और अंडाणु, समझिए शुक्राणु यानी स्पर्म और अंडाणु को उठाकर हम यहां रख दिए हैं, यानी ये क्वेश्चन सीधे ऐसे आकर यहां आ गया। तो कहेंगे शुक्राणु यानी नर युग्मक होता है, अंडाणु यानी मादा युग्मक होता है। ठीक है ना। तो कहेंगे शुक्राणु किससे मिलते हैं, अंडाणु के पास जाते हैं। शुक्राणु अंडाणु के पास पहुंचते हैं और एक पथ बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक पथ। शुक्राणु जो होते हैं अंडाणु के पास जाते हैं एक पथ बना के। क्या कहते हैं इस पथ को हम लोग, इसको बोलते हैं स्त्री, स्त्री जनन पथ। क्या बोलते हैं, स्त्री जनन पथ बोलते हैं। जो शुक्राणु होते हैं, समझिए जो शुक्राणु होते हैं अंडाणु के पास एक पथ के माध्यम से जाते हैं। उस पथ का नाम क्या होता है, फीमेल, फीमेल रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ट्रैक्ट क्या बोलते हैं इसको, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक बोलते हैं, यानी स्त्री जनन पथ बोलते हैं। बात समझिए, जो ये शुक्राणु हैं अंडाणु के पास एक पथ के माध्यम से पहुंचते हैं। क्या कहते हैं इनको हम लोग, स्त्री जनन पथ, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक बोलते हैं। ठीक, यानी अब शुक्राणु कहां पहुंच जाएंगे, अंडाणु के पास। समझ रहे हैं ना। यानी ये क्रिया क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी ये क्रिया, इस क्रिया को कहते हैं वीर्य, वीर सेचन, वीर सेचन बोलते हैं। यानी इसका मतलब इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन बोलते हैं। बात समझ रहे हैं। कह रहे हैं कि शुक्राणु अंडाणु के पास पहुंचता है किसके माध्यम से, स्त्रीजन पथ के माध्यम से। इसको क्या बोलते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक बोलते हैं। और ये जो शुक्राणु का अंडाणु के पास पहुंचने की जो क्रिया है, क्या कहते हैं इसको, वीर सेचन कहते हैं, यानी इंसेमिनेशन कहते हैं। उसके बाद अब शुक्राणु कहां पहुंच गए, अंडाणु के पास पहुंच गए। अब ये दोनों ऐसे आपस में क्या हो जाएंगे, ऐसे, यानी यहां देखिए, यहां देखिए शुक्राणु कहां पहुंच गए, अंडाणु के पास। अब ये शुक्राणु किससे मिल जाएंगे, इस अंडाणु से मिलेंगे। तो कौन सी क्रिया होगी यहां पर, कौन सी क्रिया होगी बेटा, यहां पर यहां लिख लीजिए। इसको क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। क्या होगी, यानी इसको क्या बोलते हैं हम लोग, निषेचन, निषेचन क्रिया यानी फर्टिलाइजेशन होगी। शुक्राणु का अंडाणु से मिलने की जो क्रिया है क्या कहलाती है, फर्टिलाइजेशन, निषेचन कहलाती है। दोनों शुक्राणु अंडाणु दोनों आपस में मिलेंगे, शुक्राणु अंडाणु दोनों आपस में मिल जाएंगे, संलयित हो जाएंगे, और जिससे क्या बना देते हैं, जिससे बनाते हैं युग्मनज। यानी युग्मनज क्या होता है, युग्मनज क्या होता है, इसको बोलते हैं जाइगोट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, जाइगोट बोलते हैं।
और जायगोट कैसा रहता है? जायगोट होता है 2n, यानी द्विगुणित होता है युग्मनज। कैसा युग्मनज बनता है? द्विगुणित बनता है। कब बनता है? शुक्राणु और अंडाणु के मिलने के बाद मानव में क्या बनता है? द्विगुणित क्या बनता है? युग्मनज बनता है। ठीक। अब ये द्विगुणित मतलब क्या है कि जो स्पर्म होते हैं ये कैसे होते हैं? आगुणित होते हैं। अंडाणु भी क्या होती हैं? आगुणित होती हैं। यानी इसका मतलब इनके पास कितना गुणसूत्र रहता है? इनके पास बेटा 23 गुणसूत्र रहता है। इनके पास कितना गुणसूत्र रहता है? अंडाणु के पास, इनके पास भी बेटा 23 गुणसूत्र रहता है। यानी सिंपल सा लिख सकते हैं 23 प्लस 23 शुक्राणु के और 23 अंडाणु के, 23 अंडाणु के और 23 शुक्राणु के, तो एक यानी ये और एक यानी ये, 23 23 कितना हो गया बेटा? 46। यानी 46 का मतलब दो, यानी दो सेट, यानी 2n बोलेंगे। एक यानी ये, एक यानी ये, क्या बोलेंगे? 2n बोलेंगे। यानी सिंपल सा मतलब है नर के पास कुल कितने क्रोमोसोम? 46। मादा के पास कुल कितने क्रोमोसोम? 46। नर के पास कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 होते हैं। मादा के पास भी 46 गुणसूत्र होते हैं। और जब युग्मक बनता है, क्या बनता है बेटा? युग्मक बनता है। यानी देखिए युग्मक बना है। जब युग्मक बनते हैं, विसरण में जब युग्मक बनते हैं तो इसमें कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री, अर्धसूत्री विभाजन होता है। और यहां भी क्या होगा? अंडाशय में भी अर्धसूत्री विभाजन होता है। बात समझिए, अर्धसूत्री विभाजन कहां होता है? जहां युग्मक बनते हैं। अगर नर में, नर के विसरण में क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिससे गुणसूत्र कितने हैं? 46 है ना। तो 46 से कितना हो जाएंगे? 46 से 23 गुणसूत्र कहां पहुंचते हैं? युग्मक में जाते हैं। तो नर में क्या बनता है? नर युग्मक बनता है। जो 46 गुणसूत्र हैं, जब इस मतलब नर के विसरण में सूत्री विभाजन होता है तो 46 में से 23 गुणसूत्र युग्मक में चले जाते हैं और 23 रहते हैं। तो यानी शुक्राणु के पास कितने गुणसूत्र हैं? 23 गुणसूत्र हैं। और शुक्राणु कैसा है? अगुणित अवस्था में है। तो ऐसे देखिए, जब अंडाशय में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो मादा के पास कितने क्रोमोसोम है? 46 है। तो 46 में से 23 गुणसूत्र कहां पहुंच जाते हैं? युग्मक में चले जाते हैं। अंडाशय से में जब असूत्री विभाजन होता है तो 46 में से आधे गुणसूत्र कहां पहुंचते हैं? मादा युग्मक में। कौन सी प्रक्रिया में घटते हैं? अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। यानी जब किसी कोशिका में अर्धसूत्री डिवीजन होता है तो गुणसूत्र के आधे सेट कहां पहुंचते हैं? युग्मक में पहुंच जाते हैं। अगर आपके पास 46 गुणसूत्र कुल है और जब आपकी कोशिका में, अंडाशय की कोशिका में होगा सूत्री डिवीजन, तो 46 में से 23 गुणसूत्र कहां पहुंच जाते हैं? अंडाणु के पास। और ऐसे नर है तो नर में के विसरण में बनते हैं शुक्राणु। तो जब विसरण में सूत्री विभाजन होगा और शुक्राणु बनने वाले होंगे तो शुक्राणु में कुल कितने गुणसूत्र रहेंगे? 23 गुणसूत्र रहेंगे। 23 गुणसूत्र शुक्राणु में और 23 गुणसूत्र अंडाणु में। ये भी अगुणित हैं और ये भी अगुणित हैं। दोनों मिलकर कितने गुणसूत्र बना रहे हैं? 23 और प्लस 23 यानी 46 गुणसूत्र बना रहे हैं। और एक यानी ये है और एक यानी ये है, तो क्या हो गया? 2n स्ट्रक्चर हो गया। यानी जो नर और मादा के मिलने से, जो संलयन होने से जो निषेचन होता है, उससे क्या बनता है? द्विगुणित युग्मनज बनता है, यानी द्विगुणित जायगोट बनता है। समझ रहे हैं ना। और यही जायगोट आगे चलकर भ्रूण में परिवर्तित हो जाएगा, इम्ब्रियो में। और ये इम्ब्रियो कई माह तक, 9 माह तक इसकी क्या रहती है? गर्भ अवधि रहती है। गर्भ अवधि कितने माह की? 9 माह की। और गर्भ अवधि के बाद कौन सी अवस्था आती है? प्रसव अवस्था। और प्रसव अवस्था में बच्चे का जन्म होता है। क्या कहते, किसे कहते हैं? प्रसव अवस्था। उसमें बच्चे का जन्म होता है। पर फिर से समझ लीजिए, नर यानी मादा, सॉरी, नर में यानी फीमेल्स में नर जनांग होते हैं और इनमें नर जनांग क्या होता है? विसरण होता है। विसरण को हम टेस्टिस कहते हैं। और टेस्टिस में होता है सूत्री विभाजन, जिससे नर युग्मक बनते हैं। और नर युग्मक बनने की क्रिया क्या होती है? शुक्र जनन होती है, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, जिससे नर युग्मक बनते हैं। यानी क्या बनते हैं? इसमें शुक्राणु बनते हैं। शुक्राणु में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 गुणसूत्र होते हैं। क्यों 23 होते हैं? क्योंकि जब युग्मक बनता है तो जो 46 गुणसूत्र रहते हैं उसमें जब सूत्री विभाजन होता है तो कितने बचते हैं? 23। यानी 23 गुणसूत्र ही युग्मक में आते हैं। तो युग्मक इस शुक्राणु में कितने गुणसूत्र रहेंगे? 23 गुणसूत्र रहेंगे। और उसके बाद ऐसे ही मादा में मादा जनांग पाया जाता है। और मादा जनांग क्या होता है? अंडाशय यानी ओवरी होता है। और ओवरी में क्या होता है? सूत्री विभाजन होता है,
जिससे गुणसूत्र आधे हो जाते हैं, और आधे गुणसूत्र किस में जाते हैं, युग्मक में जाते हैं, मादा युग्मक में। और मादा युग्मक क्या होता है, अंडाणु होता है। दोनों आपस में मिलेंगे तो कौन सी क्रिया हो जाएगी, निषेचन, यानी इसे क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जिससे क्या बन जाता है, द्विगुणित, यानी क्या बनता है, जाइगोट यानी युग्मनज बनता है। यहाँ देखिए 23 इनके और 23 उनके, 33 पर 46, और यन इनके और यन इनके, 2n स्ट्रक्चर बनता है। बस इतना मिटाएंगे, बस थोड़ा सा मिटाएंगे, ज्यादा नहीं मिटाना है। आगे ये हमको देखना है बेटा कि मनुष्य अंडा नहीं देता है, जो मनुष्य का युग्मनज है ना, ये भ्रूण बनेगा और भ्रूण का परिवर्धन होगा, उससे एक बच्चा बनेगा। मनुष्य अंडा नहीं देता है, मनुष्य बच्चे पैदा करता है। तो मनुष्य को क्या कहेंगे, जरायुज। क्या बोलते हैं मनुष्य को हम लोग, जरायुज बोलते हैं, यानी बीबी पैरस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, बीबी पैरस बोलते हैं। कौन सा पैरस, बीबी पैरस। मनुष्य क्या होता है, जरायुज होता है। यानी इसका मतलब क्या है, जरायुज का मतलब क्या है कि मनुष्य बच्चे देता है, यानी मनुष्य कैसा होता है, बीबी पैरस होता है। ये बच्चों को जन्म देता है, अंडे नहीं देता है। जो अंडे देते हैं उसको अंडयुज कहा जाता है। अब आगे देखते हैं कि जननांग क्या होते हैं, किसको कहते हैं जननांग। तो उसको आप समझिए, किसको कहते हैं जननांग। जननांग यानी इसका मतलब क्या होता है, कहते हैं इसे क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। जननांग का मतलब क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। वे अंग जो जनन में सहायता करते हैं उसको हम जननांग कहते हैं। आप लोग लिख लीजिएगा, इसका परिभाषा क्या है कि वो अंग जो जनन में सहायता करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, जननांग कहते हैं। वो अंग जो जनन में सहायता करते हैं उसे हम क्या कहते हैं बेटा, जननांग कहते हैं। यानी इसका मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी इसे जनद भी कहते हैं। इसको हम जनद भी कहते हैं, जनद भी कहते हैं, यानी गोनाड, गोनाड भी कहते हैं। बात समझिए, क्या होता है जननांग, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है, वे अंग जो जनन में सहायता करते हैं उसे हम जननांग कहते हैं। जैसे इसको हम जनद भी कहते हैं। ऐसे कुछ अंग होते हैं जो जनन में सहायता करते हैं, उन अंग के बारे में देखने जा रहे हैं। मिटाइए इसको, भागों में बांटा गया है। जननांग को कई भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। 2 भाग कौन कौन से हैं, एक होता है प्राथमिक, प्राथमिक, और एक होता है बेटा द्वितीयक, द्वितीयक लैंगिक अंग। समझिए, जननांग का भाग, जननांग को 2 भागों में बांटा गया है। एक होते हैं प्राथमिक लैंगिक अंग, एक होते हैं द्वितीयक लैंगिक अंग। क्या होता है जननांग, वे अंग जो जनन में सहायता करते हो। तो ये दो प्रकार के जननांग होते हैं। देखिए कैसे, एक होते हैं प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं, और एक होते हैं द्वितीयक लैंगिक अंग होते हैं। 2 प्रकार के अंग पाए जाते हैं, एक प्राथमिक और एक द्वितीयक। यानी जो प्राथमिक है इसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्राइमरी, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। और ये क्या होते हैं, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। यानी समझिए आप क्या समझ रहे हैं कि जो जननांग होते हैं वो 2 भाग इनके होते हैं, यानी प्राथमिक लैंगिक अंग होता है यानी प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और दूसरा द्वितीयक लैंगिक अंग यानी सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। 2 प्रकार के जननांग होते हैं, 2 तरह के अंग पाए जाते हैं इसमें। तो कह रहे हैं वो अंग का नाम बताइए। सबसे पहले हम इसको नीचे वाले को मिटा देते हैं, इसको बाद में पढ़ेंगे, द्वितीयक अंग को। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्राथमिक लैंगिक अंग। क्या होता है प्राथमिक लैंगिक अंग, क्या होता है, यानी प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं। ये 2 ठू होते हैं। ठीक, क्या होता है, विसरण होता है। किसमें बनता है विसरण, किसमें बनता है टेस्टिस, किसमें बनता है, ये बनता है बेटा
इसमें बनता है नर में। और एक होता है बेटा दूसरा, दूसरा अंग क्या होता है, दूसरा प्राथमिक लैंगिक अंग क्या होता है, ये होता है मादा में, यानी अंडाशय। अंडाशय यानी इसका मतलब ओवरी, ये बनता है मादा में। अगर आपसे ऐसे कोई पूछ ले कि नर का प्राथमिक लैंगिक अंग क्या होता है, तो क्या बताएंगे, नर का विसरण होता है, इसको बोलते हैं टेस्टिस। ये नर का क्या होता है, प्राथमिक लैंगिक अंग होता है, यानी प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। और मादा का अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि मादा का प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बताइए, यानी मादा का प्राथमिक लैंगिक अंग बताइए, तो क्या बताएंगे, अंडाशय यानी ओवरी होता है। ठीक, यानी कैठू होता है यह विसरण। विसरण कैठू होता है बेटा, एक जोड़ी होता है, और एक जोड़ी क्या होता है, अंडाशय। तो आप बता पाएंगे कि जो कहेंगे जो प्राथमिक लैंगिक अंग मानव में होते हैं वो होते हैं, वो कह रहे हैं कि जो विसरण एक जोड़ी विसरण होता है नर में, नर में एक जोड़ी विसरण पाया जाता है। और ये क्या होता है, नर का प्राथमिक लैंगिक अंग होता है। मादा में एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं, और क्या होते हैं ये मादा के प्राथमिक लैंगिक अंग यानी प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। ठीक, बस ये दोनों क्या होते हैं, यही दोनों क्या होते हैं बेटा, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। समझ रहे हैं ना, इनमें क्या बनते हैं, इन दोनों इनमें 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 क्या बनते हैं, युग्मक बनते हैं। यहां देखिए, ये है आपका विसरण, इसमें बनते हैं युग्मक। ये है अंडाशय, इसमें बनते हैं युग्मक, यानी इसमें बनता है अंडाणु और इस युग्मक में बनता है शुक्राणु। ठीक, बस अब इसको मिटा देते हैं बेटा। जो प्राथमिक लैंगिक अंग होता है, कहेंगे ऐसे कि जो प्राथमिक लैंगिक अंग होता है, इनके कार्यों का नियंत्रण कौन करता है, यानी सिंपल सा मतलब क्या है बेटा, कि जो प्राथमिक लैंगिक अंग होता है, यानी क्या कहे हम, विसरण होता है, एक जोड़ी रहता है विसरण। और क्या रहता है, अंडाशय रहता है। अंडाशय कितना रहता है बेटा, ये भी एक जोड़ी रहता है। अब इन दोनों के कार्यों का नियमन कौन करता है, कौन करता है बेटा, हार्मोन्स। कौन करते हैं इन दोनों के कार्यों, कार्य का मतलब क्या, कि विसरण में अंडाणु सॉरी विसरण में शुक्राणु कैसे बनता है, अंडाशय में अंडाणु कैसे बनता है, यानी इनके कार्य जो हैं, इनका निगमन कौन करता है, हार्मोन्स करते हैं। तो कौन से हार्मोन करते हैं, यहां लिख लीजिए। ये कहां से निकलते हैं हार्मोन, अग्र पीयूष ग्रंथि से। कहां से निकलते हैं, अग्र पीयूष ग्रंथि से। क्या नाम है उस हार्मोन्स का बेटा, गुनोडोट्रोफिन, गोनोडोट्रोफिन। क्या नाम है, गुनोडोट्रोफिन। अगर आपसे कोई पूछे कि प्राथमिक लैंगिक अंग यानी एक जोड़ी विसरण और एक जोड़ी अंडाशय, इन दोनों के कार्यों का निगमन कौन करता, तो कहेंगे मस्तिष्क में जो अग्र पीयूष ग्रंथि होती है, इससे हार्मोन्स निकलता, उसका नाम क्या है, गोनोडोट्रोफिन। कौन सा हार्मोन्स होता है, गोनोडोट्रोफिन। कौन सा हार्मोन, गोनोडोट्रोफिन हार्मोन्स होता है। क्या करता है ये, प्राथमिक लैंगिक अंग यानी विसरण, एक जोड़ी विसरण और एक जोड़ी अंडाशय में कैसे शुक्राणु कैसे अंडाणु बनते हैं, इनकी क्रिया की देखभाल कौन करता है, गोनोडोट्रोफिन हार्मोन्स। कौन हार्मोन्स, गोनोडोट्रोफिन हार्मोन्स। बस अब आगे बढ़िए, इसको मिटा दीजिए। अब कह रहे हैं बेटा कि और भी हार्मोन्स होते हैं मनुष्य में, मानव में लिंग हार्मोन्स बताइए। मेल का, मेल का कौन सा हार्मोन्स, लिंग हार्मोन्स। मेल में लिंग हार्मोन्स कौन पाया जाता है, तो क्या बताएंगे, टेस्टोस्टेरॉन। क्या पाया जाता है मेल का लिंग हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरॉन। और कह रहे हैं कि फीमेल्स का लिंग हार्मोन्स क्या होता है, लिंग हार्मोन्स क्या होता है बेटा, एस्ट्रोजन होता है, एस्ट्रोजन। कहीं कहीं पर एंड्रोजन भी लिखा रहता है, ये भी होता है, नाम सेम है, एंड्रोजन भी कह लीजिए इसको, चाहे एस्ट्रोजन भी कह लीजिए। ठीक, एंड्रोजन भी कह सकते हैं। बात समझिए, कह रहे हैं कि
पुरुष का लिंग हार्मोन्स बताइए, तो क्या बताएंगे? टेस्टोस्टेरोन होता है। फीमेल से यानी मादा का लिंग हार्मोन्स बताइए, तो क्या बताएंगे? एस्ट्रोजन और एंड्रोजन होते हैं। एस्ट्रोजन और एंड्रोजन होते हैं। ये जो मेल्स है नर के, जो नर में क्या पाए, देखिए नर में कौन सा लिंग हार्मोन्स होता है? नर में लिंग हार्मोन्स क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन। क्या कार्य है टेस्टोस्टेरोन का? नर के विस्तरण में आकर शुक्राणु को बनाने के लिए करता है प्रेरित। जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो शुक्राणु को बनाने के लिए करता है कि प्रेरित, कहता है विस्तरण से कि आप शुक्राणु बनाइए। यानी कैसा हार्मोन्स होता है ये? स्टेरॉयड होता है। स्टेरॉयड कैसे हार्मोन्स होते हैं ये सब दोनों? ये भी टेस्टोस्टेरोन भी स्टेरॉयड होता है और एस्ट्रोजन भी स्टेरॉयड होता है। और कह रहे हैं जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स होता है वो मादा के अंडाशय में क्या करता है? अंडाणुओं को बनने के लिए करता है प्रेरित। क्वेश्चन बहुत पूछा गया है कि मादा का लिंग हार्मोन्स एस्ट्रोजन बताइएगा, एंड्रोजन बताइएगा। नर के लिंग हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन बताइएगा। नर में भी एस्ट्रोजन हार्मोन्स पाया जाता है। जो नर होता है, नर मेल्स, मेल्स के विस्तरण में एस्ट्रोजन हार्मोन्स होता है और टेस्टोस्टेरोन भी होता है। लेकिन बेटा जो टेस्टोस्टेरोन होता है एंड्रोजन को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। यानी जो एंड्रोजन रहता है, एस्ट्रोजन रहता है नर के विस्तरण में, तो जो टेस्टोस्टेरोन है उनको नष्ट कर देता है। यानी एंड्रोजन असक्रिय फॉर्म में रहता है हमारे विस्तरण में। और मादा में भी क्या होता है? अंडाशय में टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है और एस्ट्रोजन भी पाया जाता है। लेकिन क्या करता है एस्ट्रोजन? टेस्टोस्टेरोन को नष्ट कर देता है। यानी सिंपल सा आप कह सकते हैं कि मादा के अंडाशय में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स भी पाए जाते हैं, लेकिन ये असक्रिय फॉर्म में रहते हैं। लेकिन सक्रिय कौन रहता है? एस्ट्रोजन रहता है। ऐसे कह सकते हैं नर का जो विस्तरण है इसमें क्या होते हैं? एस्ट्रोजन हार्मोन्स होते हैं, लेकिन ये कैसे होते हैं? असक्रिय रहते हैं। और सक्रिय क्या रहता है? टेस्टोस्टेरोन रहता है। तो नर का लिंग हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन, मादा होता है टेस्टोस्टेरोन विस्तरण में, और कहाँ होता है एस्ट्रोजन? अंडाशय में। बस।